दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों तक इस देश को रौंद डालेंगे। हर उस राज्य में उनकी मौजूदगी होगी जहां पर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग के चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर अगर वह घूमते चले गए और इस दौर में बतौर देश के प्रधानमंत्री वह ऐलान दर ऐलान अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर करते चले गए तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि खुद प्रधानमंत्री को हर घंटे हर मिनट लगातार चुनाव प्रचार में खुद को झोंके रखना है और तमाम उम्मीदवारों को यह भरोसा दिलाना है कि इस बार 400 पार के साथ हम मिलने वाले हैं? आखिरी बैठक में भी तो यही हुआ। प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तर्ज पर कहा, लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यह है कि 400 पार का टारगेट है किसके लिए? क्या यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है या फिर यह बीजेपी के उन नेताओं के लिए है जिनकी टिकट कटे तो वह बगावत नहीं करें बल्कि संन्यास के रास्ते निकल पड़े? यानी कोई चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी के भीतर से कोई खड़ा ही ना हो। इसीलिए इतना बड़ा टारगेट तय कर दिया गया कि दूसरा कोई खड़ा होकर कह ही नहीं सकता है कि आप 272 सीट भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन यह सवाल बीजेपी के साथी दलों में तो उठ ही सकता है, और वो बिहार का राजनीतिक गलियारा हो या महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा हो, और गलियारा ना भी हो तो भी सीटों की बढ़ती हुई मांग और राजनीतिक तौर पर देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे और जिनके आसरे 400 पार का टारगेट है, उसी को लेकर अगर यह सवाल उठने लगे कि हम अपनी जमीन को कैसे खो देंगे सिर्फ इस आधार पे कि 400 पार का टारगेट आप ही पूरा करा सकते हैं और आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। यह सवाल महाराष्ट्र के भीतर बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह सवाल वहां के मुख्यमंत्री जो शिवसेना को तोड़ कर ले आए, अपने बूते आ नहीं सकते थे। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि अगर एकनाथ शिंदे ना होते तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ना होती। अगर एकनाथ शिंदे ना होते तो महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना जो अलग थलग बीजेपी से निकलकर खड़ी हो चली थी, हिंदू वोट उसी के पक्ष में होते, बीजेपी के साथ उस रूप में खुलकर आते नहीं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में आ जाते थे। एक अंतर यह भी है, जो गुजरात का अंतर और बीजेपी का अंतर मुंबई की जमीन पर बार बार व्यापारियों के आश्रय नजर आता है। तो क्या जितनी सीटों की मांग इस दौर में अब शिवसेना व एकनाथ शिंदे की वह करने जा रही है या अपने तौर पर वो इंडिकेट कर रही है, और दूसरी तरफ अजीत पवार भी झुकने को तैयार नहीं है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल हम ही जब एनसीपी हैं, चुनाव चिन्ह हमारे पास है, नाम हमारे पास है, तो आप हमको 2-4 सीटों में कैसे झटक सकते हैं। और इसका दूसरा अंदाज बिहार के भीतर भी है, जहां पर आमने सामने खड़े हो जाएं अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार, तो एक सवाल और होगा, वोट ट्रांसफर इनके अपने वोटरों का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में होगा या नहीं होगा। चिराग पासवान के वोट क्या वाकई नीतीश कुमार को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दोनों के तेवर जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े होते ही बड़े उग्र तरीके से हो जाते हैं। तो बिहार का लेकर जो सवाल बीजेपी के भीतर है, उसमें एक सवाल तो यह भी है कि नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों को लेकर जब सहमति के साथ इस दौर में नहीं है तो चुनाव के मैदान में क्या होगा। और बिहार की राजनीति के भीतर इस दौर में तेजस्वी यादव और उनकी रैली ने जो कमाल दिखा दिया है, उसने एक झटके में बिहार की राजनीति में करंट पैदा कर दिया है। और अगर आप ध्यान दीजिए, जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र भी यहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर अपना दल 2 सीट जो जीती थी उसे मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ आरएलडी एक भी सीट जीती नहीं थी, लेकिन वो जितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है उस क्षेत्र में क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी को सौंप देगी? यह सवाल उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वह राहुल गांधी की यात्रा में भी शरीक बाकायदा झंडे बैनर के साथ हुए थे। और यही सवाल कहीं ना कहीं सुखदेव भारतीय समाज पार्टी
हालांकि उसको वोट सिर्फ 0.3% मिले थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस, दूसरी तरफ अखिलेश और तीसरी तरफ मायावती, अगर इस तीन के सहारे राजनीति आगे बढ़ गई यूपी की राजनीति में, तो फिर मुश्किल बीजेपी के सामने जातीय तौर पर हो जाएगी। यानी जातीय ध्रुवीकरण जो वोटों के आश्रय होता है, वह एक झटके में छटक जाएगा। तो सवाल क्या 3 राज्यों का है, या सवाल इसके साथ उन 2 राज्यों का भी है जहां पर अभी तक कांग्रेस थी नहीं, लेकिन अब कांग्रेस है। और उन 2 राज्यों में एक कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, तो क्या उसमें भी सेंध लग जाएगी? तेलंगाना के भीतर जो टीआरएस से बीआरएस बनी, उसका वोट कहां जाएगा? वो बीजेपी के हक में जा नहीं सकता है, क्योंकि इस दौर में बीजेपी और बीआरएस दूरियां दिखा रहे हैं मंच से, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों अपनी रणनीति के साथ कांग्रेस में सेंध लगाने पर तुले हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार है। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही हो चला है कि 400 का टारगेट दरअसल एनडीए के भीतर जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उनको डराने के लिए तो नहीं दिया गया कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो इस बार तो 400 पार का नारा है, और हर नारे के साथ अगर हम खरे उतरते हैं तो अब आप सीटों की मांग मत कीजिए, अपनी राजनीतिक जमीन मत देखिए, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे चुनाव आप अपने बूते नहीं जीत सकते हैं। आपको मोदी की जरूरत पड़ेगी, मोदी की गारंटी की जरूरत पड़ेगी। और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों के भीतर फुसफुसाहट तो इस बात को लेकर भी है, एकनाथ शिंदे जो कल तक, यानी जब वो मुख्यमंत्री बने नहीं थे तब तक उन्हें कौन जानता था, लेकिन आज की तारीख में उन्हें हर कोई जानता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री भी अगर एकनाथ शिंदे बन जाएं, तो फिर उन्हें तो समूचा देश जानेगा। यह दरअसल तंज है। तंज उस सियासत को लेकर है जिसमें समूची बीजेपी, समूचा संघ परिवार और इस दौर में समूचे एनडीए को लगा दिया गया है कि आपको सिर्फ एक ही नाम जपना है, और वो नाम नरेंद्र मोदी का है। उसी चेहरे के आसरे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। तो सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर यह है, क्या वाकई एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना, अजीत पवार और उनकी एनसीपी कोई महत्व नहीं बचेगा लोकसभा चुनाव में, सिवाय इसके कि उनके 2-2, 3-3 सांसद भर बन जाएं और वो गारंटी बीजेपी ले रही है, सिर्फ इतनी भर राजनीति होगी? तब तो अगर ये राजनीतिक जमीन खिसकेगी तो फिर विधानसभा, वह भी तो इस लोकसभा के 4-5 महीने के बाद ही होती है, तब क्या हालात होंगे? शायद इसीलिए जो सवाल राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर है, उसमें बार बार प्रधानमंत्री मोदी का देश भर में घूमते हुए अलग अलग योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर, और एक तस्वीर आज खास तौर से देखनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, आदिलाबाद में थे, बटन दबाया उन्होंने रिमोट के जरिए, और एक एक करके दर्जनों प्रोजेक्ट सामने आकर स्क्रीन पर रेंगते चले गए। 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, आज भी हैं, कल भी कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान देश में होना है, परसों भी होना है, उसके बाद भी होना है, उसके बाद भी होना है, और उसके बाद भी होना है, जब तक चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन एक क्षण के लिए इस तस्वीर को पहले देख लीजिए, तब एनडीए के भीतर के घमासान को और डिकोड किया जाएगा।
भी थक चुके होंगे इतनी तस्वीर लिखे हुए प्रधानमंत्री मोदी के नाम की और उसके जरिए अलग अलग प्रोजेक्ट जो कुल मिलाकर 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। यह तेलंगाना का आदिलाबाद का इलाका था। लेकिन जरा कल्पना कीजिए 24 घंटे के बाद फिर प्रधानमंत्री आपको तेलंगाना में नजर आने वाले हैं और इस वक्त वो पहुंचेंगे संगारेड्डी और वहां पर जाकर 6,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान वो कल करेंगे। यानी तेलंगाना की राजनीतिक जमीन में बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कैसे हो और जिस बीआरएस टीआरएस के साथ राजनीतिक समझौतों का जिक्र इस दौर में हो चला है, उसी की राजनीतिक जमीन को अपने साथ कैसे लाना है, यह उनकी अपने प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ किसी के जहन में भी यह सवाल आ सकता है। क्योंकि तेलंगाना के भीतर अगर वोट के लिहाज से देखिए तो पिछली बार 4 सीट बीजेपी ने जीती थी और उसको तकरीबन 19-20% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 3 सीट जीती थी लेकिन उसको 29 या 30% वोट मिला था और जो टीआरएस है उसको 41% वोट मिले थे और उसे 9 सीटें मिली थी। सवाल इन 41% वोट बैंक का है और इसके साथ 9 लोकसभा की सीटों का भी है। वो किस तरफ जाएगी और एनडीए के भीतर इसी बात को लेकर तो घमासान है। राजनीतिक तौर पर कहीं आप इस लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे एक चेहरे के आश्रय और एक पार्टी के आश्रय अपने सहयोगियों की राजनीतिक जमीन को हड़प तो नहीं लेंगे। और यह सवाल हम जो बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के भीतर क्यों मंडरा रहा है, अगर आप उसे परखें और वहां की परिस्थिति को देखें तो महाराष्ट्र के भीतर में अजीत पवार 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थे। उस दौर में एनसीपी को लगभग 15.5% वोट मिले थे और उनके 4 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे। 19 सीटों पर उसने लड़ाई लड़ी थी। अब अजीत पवार का कहना है कि उस दौर और इस दौर का अंतर तो यही है कि सिर्फ उनके अपने चचा यानी शरद पवार, उनकी अपनी बहन सुप्रिया सूले जो कि शरद पवार की बेटी है, वही परिवार तो अलग हुआ है। समूचा और सारे चेहरे और सांसद और विधायक तो हमारे साथ हैं। तो हम कम से कम कैसे समझौता आपके साथ कर सकते हैं कि आप हमें 10 से 15 सीट के बीच में भी ना दें और आप हमको 5 सीट पर पल्ला झाड़ना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का दावा और बड़ा है। उनका कहना है कि आप जो सोचते हैं उस आश्रय नहीं, क्योंकि हमको चुनाव के वक्त में जो 23% वोट मिले थे, आपके परसेंट ऑफ वोट 27 से सिर्फ 4% वोट कम थे और आप उस वक्त 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। अगला सवाल यह है कि अगर बीजेपी यह सोच रही है कि महाराष्ट्र के भीतर उसका से बढ़ जाए तो अगली चुनौती यह भी है, कहीं अगर कम सीटें एकनाथ शिंदे को मिलती है और एकनाथ शिंदे एक झटके में उस शिवसेना के साथ खड़े हो जाते हैं जो शिवसेना 21 से 22 सीटों पर लड़ने को तैयार हो चली है, उस गठबंधन में जिसमें कांग्रेस भी है और शरद पवार भी है, और उसके बाद अगर यह ताकत साथ जुड़ जाती है तो क्या वो सीट अगर 25 तक चली जाएगी तो फिर तो सबको एक साथ बहुत कुछ मिल जाएगा। राजनीति का यह मिजाज बीजेपी के भीतर हड़कंप पैदा कर रहा है। उसे एक बात तो समझ में आ गई है कि दरअसल छत्रप के तौर पर जो राजनीतिक पार्टी को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, उसमें अगर उनके साथ आया हुआ हिस्सा अपनी ताकत का एहसास ये कर कर कराना चाह रहा है कि हम 22 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वह चुनौती बीजेपी के लिए है, उस हिंदू वोट बैंक के लिए है, या उस हृदय हिंदू सम्राट जो बाला साहब ठाकरे के साथ था और उसी तमगे को आनंद दीघे के साथ एकनाथ शिंदे जोड़ते हैं और मुंबई और ठाणे और पश्चिमी महाराष्ट्र के पूरे हिस्से में वो दखल चाहते हैं, तो उसको लेकर बात पच नहीं पा रही है। और इसका जिक्र आज एकनाथ शिंदे के विधायक ने खुले तौर पर कर ही दिया। शिवसेना भारतीय जनता पक्ष का महायुति 219 के लोकसभा चुनाव में जितने जगह जितनी सीटें शिवसेना के नाम पर और धनुष्य बाण हमारे ऑफिशियल सिंबल पर 22 सीट्स हम लोग ने चुनाव लड़ा था। आज भी 224 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन हमारे पार्टी के अंदर चल रहा है
इसमें हमारा आज भी यही कहना हमारे पार्टी के नेताओं का है कि जितने सीटें पिछली बार हमको मिली थी उतनी ही सीटें यही बार हमको मिलनी चाहिए। दरअसल मजेदार वाकया तो यह है कि बीजेपी के तर्क और एकनाथ शिंदे की मांग और अजीत पवार की सौदेबाजी महाराष्ट्र की राजनीति में डरी हुई है या अपनी जीत को वह 100% जीत के साथ जोड़ रही है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटों के लिहाज से जैसे ही आप जो मिले हुए वोटों को जोड़ते हैं तो 66% वोट बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आ जाते हैं। 27.84% बीजेपी को मिले थे, शिवसेना को 23.25% मिले थे और एनसीपी को 15.66% मिले थे। यानी कुल मिला के 66% वोट अगर इस गठबंधन के साथ है यानी एनडीए के साथ है तो फिर इंडिया वहां पर टिकेगा कहां। लेकिन संकट यह है कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए परसेंट ऑफ वोट नहीं देखा जा रहा है, जिन सीटों पर लड़े थे उसकी जरूरत मांगी जा रही है। और यहीं पर सवाल बिहार का खड़ा होता है क्योंकि बिहार में तो 100% स्ट्राइक रेट थी। पिछले चुनाव में जितनी सीटों पर बीजेपी लड़ी सब जीत गई, जितनी सीटों पर पासवान लड़े सभी जीत गए, जितनी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार लड़े वो सिर्फ एक सीट हारे थे किशनगंज की, और बाकी की सभी सीट वह 16 सीट जीत गए। यानी 17 पर लड़े 16 जीत गए, बीजेपी 17 पर लड़ी 17 जीत गई, एलजेपी 6 सीट पर लड़ी 6 जीत गई। अब उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हो गई, एक वीआईपी है एक हम है। इन दोनों को भी 2-2 3-3 सीट चाहिए। अब ये अपने कौन हिस्से में सीट देगा? नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान बहुत साफ कहते हैं कि इतनी लंबी राजनीति अगर हमने की होती तो हम कहां से कहां होते। यह आपस की फुसफुसाहट है और यह तय भी है 2 दशक तक कोई मुख्यमंत्री बना रहे और राजनीतिक तौर पर उसकी पहचान अपनी पार्टी के भरोसे सिर्फ अपने बूते पर नहीं हो और उसे किसी सहयोगी की जरूरत पड़ती हो तो मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल वह अपने आप में सब कुछ नहीं है और अपने आप के अलावे वह कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जितनी सीट अपने गठबंधन वह भी टूटी हुई पासवान पार्टी के हिस्से में चाहते हैं वो कौन देगा? नीतीश कुमार पिछली बार का वादा निभाना चाहते हैं, निभवाना चाहते हैं, उतनी ही सीट मिलनी चाहिए, कौन देगा? इस दौर में जो जीतन राम मांझी हैं वह तो उस दिशा में जा चुके थे कि अभी हम छोड़ देते हैं आपको, लेकिन उनको भी 2 सीट कम से कम चाहिए और 3 से 4 सीट की मांग वो करेंगे। उनको कौन देगा? वीआईपी को भी 2 सीट कम से कम चाहिए, कौन देगा? यह सवाल जैसे ही उत्तर प्रदेश के भीतर आता है वहां पर सवाल है अपना दल 2 ठीक है और दूसरी तरफ राजभर 1 क्यों है? और एक बड़े हिस्से में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर सिर्फ 2 सीट क्यों मिली जयंत चौधरी को? इन सवालों के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी उसे बहुत कुछ साधना है और यहां पर वो कमजोर है। अगला सवाल यह है क्या इन पूरी राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर बीजेपी इस बात को छुपा रही है बार बार कि 272 तक के आंकड़े वो बता तो दे कि किस राज्य में कहां से जीतकर कितनी सीटों पर वह 272 तक पहुंचेगी, खास तौर से तब जब महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन टूट चुका है, खास तौर से तब जब इस दौर में जरूरत पड़ गई आपको जयंत चौधरी की। इसी दौर में पंजाब के भीतर आपकी राजनीतिक जमीन जो अकालियों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत थी वह भी गायब होने की स्थिति में है, खास तौर से तब जब कर्नाटक की सत्ता आप गंवा चुके हैं, खास तौर से तब जब तेलंगाना के भीतर ठसक के साथ कांग्रेस आ चुकी है। राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर भी और छत्तीसगढ़ के भीतर तो अब कांग्रेस ने तय कर लिया कि तमाम कद्दावरों को मैदान में उतारेंगे, उसमें भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव हो, कोई भी हो, जो भी कद्दावर नेता उसको लोकसभा चुनाव में लड़ना होगा, उतरना होगा। तो राजनीतिक तौर पर 303 तक पहुंची बीजेपी 272 तक किन राज्यों के जरिए कैसे पहुंचेगी, ये आंकड़ा नहीं देकर 400 पार का आंकड़ा जो लगातार दिया गया, बताया गया और समझाया जा रहा है
उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी के सहयोगी दल उनकी अपनी राजनीतिक जमीन 2024 के चुनाव के बाद बचेगी या नहीं बचेगी। बचेगी तो क्या वह बीजेपी के वोट बैंक और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे बचेगी, या फिर उनकी अपनी कोई राजनीतिक पहचान भी बच पाएगी। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब 400 पार के नारे के साथ अक्सर दब जा रहा है। और पहली बार सीटों की सौदेबाजी कहिए या अपनी राजनीतिक दखल को लेकर कहिए, ये सवाल एक झटके में उठने लगे हैं। और राजनीतिक तौर पर माना यही जा रहा है कि पहली बार इसीलिए बीजेपी उस एकजुटता को दिखा रही है जहां उसके अपने नेताओं के भीतर भी टिकट न मिल पाने का संतोष हो सकता हो, लेकिन उनको भी 400 पार के नारे के तहत कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर दफन किया गया है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि दरअसल बीजेपी नहीं बल्कि मोदी शाह की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत चाहे वो सहयोगी दल हो, चाहे बीजेपी के भीतर से उठती हुई आवाज हो, चाहे संघ का वैचारिक तौर पर कोई इशू ऐसा हो जिसके आसरे उसे लगता हो किसे सीट देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, इस सवाल को भी इस दौर में हवा में गुम कर दिया जाए। यह हो सकता है और हो इसलिए सकता है क्योंकि इस दौर में एक एक नारों के आसरे बीजेपी बढ़ रही है। और वो नारा आज का है, मोदी मेरा परिवार। चौकीदार से परिवार तक की स्थिति इस दौर में अगर आई है और वह भी लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद, तो मतलब बहुत साफ है। जो लालू यादव को राजनीतिक तौर पर बीजेपी खारिज कर चुकी थी, जिस लालू यादव के ऊपर ईडी के कई केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, पता नहीं आज नहीं कल फिर उन्हें जेल हो जाए, वो लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर अब उनका शरीर इतना सक्षम नहीं कि वह घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, और उनकी एक बात को लेकर बीजेपी ने खुद को एकजुट कर लिया। ये दरअसल भीतर के बिखराव को रोकने के लिए नारों की शक्ल में सबसे बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत है जो 400 पार का नारा भी लगा रहा है और अब अपने परिवार को भी इस देश के साथ जोड़ने की स्थिति में लाकर राजनीतिक तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तो सुनना चाहिए इस आवाज को। भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री को अपने अतीत को बार बार दोहराना पड़ता है, और अतीत को दोहराकर इस देश की जनता की संवेदनशीलता को राजनीतिक तौर पर भुनाना पड़ता है। अन्यथा जिन 5 राज्यों का हमने जिक्र किया, जिसमें 3 राज्यों में गठबंधन का साथ जो है, जो एनडीए के भीतर के सहयोगी दल हैं, और 2 राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य अब हो चुके हैं, अगर इन 5 राज्यों के भीतर 213 सीटों को परखिएगा तो इस वक्त बीजेपी के पास 131 सीट है। कर्नाटक और तेलंगाना की 45 में से 29 सीट
और महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जो गठबंधन के सहयोगी हैं उसमें से 168 में से 102 सीट। और जो राजनीतिक परिस्थितियां इस दौर में मुद्दों के आसरे लगातार इंडिया गठबंधन कहें या राहुल की न्याय यात्रा कहें, जिन मुद्दों को उठा रही है वह राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर गदगदाने लगी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें 213 में 131 सीट एक झटके में आपको 50 सीट तक कम कर सकती है और इससे बड़ा झटका कुछ होगा नहीं। लेकिन किसी भी हालत में 400 का नारा लगाकर अगर 272 की परिस्थिति अपने भरोसे बनी रह जाए तो यह शायद एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी ताकत होगी। यही वो ऐसे टेस्ट है जिसको बार बार इस दौर में खेला जा रहा है और खुलकर खेला जा रहा है और जिसे अब एनडीए के सहयोगी यानी बीजेपी के साथी समझने लगे हैं। इसीलिए सब कुछ ठीक नहीं है, अभी इंतजार और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।